overcoming common mistakes in English. Generally, we don't overcome the mistakes. We run on, overdo them and indulge into us in a fashion कि हमारे मार्क्स कम आते हैं और हम गलती कर देते हैं. यहां पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं जो आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं, बट दिस टाइम इन एन एलैबोरेटेड वे. सो Gyanam presents overcoming common mistakes in English. Let's just check what we have in store as per this part. The first one that requires your attention over here is which terms require apostrophes. Apostrophes वही है जिसको आप बोलते हैं apostrophe s, है ना? तो वो जो साइन होता है that is called apostrophe. ना ये पूछ रहा है कौन सी टर्म्स हैं जिनको apostrophes चाहिए. One of the most common grammar questions की बात कर रहा है. क्वेश्चंस में से उनमें से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इन्वॉल्व करता है वो है यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे. अपॉस्ट्रोफे कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, ये सारी चीजें उसमें आपको दिखेंगी. राइटर्स रेगुलरली यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को. अभी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल. ये देखिए जरा, मैंने बोला you are tall. They can completely use it as you are tall. What does this suggest? This suggests one thing. ध्यान से देखिएगा. One of the most common grammar questions involves the use of apostrophe. Apostrophe का use. Writers regularly use करते हैं contractions को. Like ये आ जाए या ये आ जाए. पर ये है क्या? It is nothing. It is को लिखा इन्होंने, ये देखिए जरा, it is को लिखा इन्होंने it's. You are जैसे मैंने एक्सप्लेन किया को लिखा you are, right? Interchangeably with their possessive homophones. Homophones क्या होता है? सेम साउंड करते वर्ड्स. और वो क्या करते हैं राइटर्स ना, इन कॉन्ट्रैक्शंस को जो कॉन्ट्रैक्ट करके टर्म लिखा है ना, जिप फाइल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डजंट का डजंट है ना, वो डज नॉट का डू नॉट का डोंट बोलते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शंस ही तो हैं. अब वो क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर लेते हैं इट से. अरे भाई साहब ये तो पोजेशन है. जैसे A lion takes pride in its tail. In its tail. अब यहां पर इट्स क्यों लगा? उसकी टेल. तो दिस टेल्स यू अबाउट द पोजेशन. सो कहता यू कांट रिप्लेस यू आर दिस वर्ड विद दिस बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट योर बिहेवियर. योर मीन्स तुम्हारा बिहेवियर. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट पोजेशन, ओनरशिप, तुम्हारा. अब देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज एंड योर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू एंड आर. इट्स इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट, ये रहा, एंड योर इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ यू, लाइक आई टोल्ड अबाउट योर बिहेवियर. ध्यान से देखिएगा. वन ऑल्सो सीज अपॉस्ट्रोफिस यूज इनकरेक्टली टू मेक वर्ड्स प्लूरल. भाई साहब लोग प्लूरल के लिए इस वाले एस को यूज करते हैं. ऑफ्टन इन फैमिली नेम्स और अदर प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन में और फैमिली नेम में. अब ये देखो, ये है मेहता फैमिली. रैंडम नेम चूज करा है, नॉट रिलेटेड टू एनीबॉडी ऑफ यू, जस्ट अ रैंडम नेम. माइट प्लेस द मेहताज ऑन इट्स मेल बॉक्स. अरे भाई मेहताज क्यों लगाया? ये तो पोजेशन है. आई कैन यूज दिस वर्ड द मेहताज लाइक दिस. द मेहताज, ध्यान से देखिए, द मेहताज बिहेवियर. समझ रहे हो? The Mehta's on its mailbox. Or a restaurant might advertise that it serves lunch on Sundays. ये क्या बात बनी? It would be Sundays. Right. Starting at noon, जो 12 बजे स्टार्ट होता है. For family names and any other proper noun, leave out the apostrophe to make them plural. This is the plural Mehta's. This is the plural Sundays. On Sundays, I go out for walk. ऐसा हो जाएगा. Fair enough. This is the first thing that you come across जो दिखता है आपको. Next is how do I make sure I am using parallelism correctly? So before I come to this rule, this is called the contraction. Basically, he's talking about I am, but written as I am. Writers often have questions about constructing grammatical parallelism. अभी parallelism क्या होता है? ये correlative conjunctions के साथ आता है जो pairs में चलती है. Either or, neither nor, not only but also. ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. एग्जाम्पल लिया गया है नॉट ओनली बट ऑल्सो का.
की पॉइंट जो यहाँ याद करने का वो ये है कि ये जो फ्रेजेस है ना, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, दे नीड टू अपीयर आफ्टर द वर्ड दैट गवर्न्स बोथ आइटम्स इन अ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जो काम दोनों के लिए कॉमन होगा ना, उनके बाद यूज होना चाहिए। वो जो बंदा काम कर रहा है उसके बाद यूज होना चाहिए, कॉमन चीजें आगे आनी चाहिए। वॉट डज दैट मीन? अब वो क्या मीन करता है, इसको ध्यान से देखते हैं। राइट, वॉट डज दैट मीन? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। शी नॉट ओनली नोटिस्ड बॉब्स न्यू कार बट ऑल्सो बॉब्स न्यू टॉप। अब देखो, ये देखना जरा, शी नॉट ओनली, ना ही सिर्फ उसने बॉब की नई कार नोटिस करी बल्कि बॉब के नए टोपी भी, है ना। अब ये देखो जरा, मोस्ट रीडर्स लाइकली ग्रैच द मीनिंग। सबको समझ तो आ ही गया, जैसे मैंने हिंदी बताया, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट जो है ना नॉट ओनली का थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस में जाते हैं, बिकॉज नोटिस जो है इट गवर्न्स बोथ द आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन। नोटिस जो है वो क्या है, देखो जरा, यहां नोटिस किसकी बात कर रही है ना, ध्यान से देखना। आई विल गिव एन एग्जांपल। शी नॉट ओनली नोटिस, उसने क्या किया, नोटिस किया किसको, बॉब की नई गाड़ी को और बॉब की नई टॉप को, है ना। अब ये चेक करना जरा, मोस्ट रीडर्स लाइकली ग्रैच द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बट द प्लेसमेंट ऑफ नॉट ओनली माइट क्रिएट सम कंफ्यूजन। नोटिस्ड गवर्न कर रहा है दोनों आइटम्स को कंस्ट्रक्शन में। शी नोटिस्ड बोथ द कार एंड द हेयर पीस, है ना, वो जो टोपी थी, है ना। नॉट ओनली नीड्स टू नो अपीयर आफ्टर इट, शी नोटिस्ड नॉट ओनली। अब देखो, नोटिस तो कॉमन है दोनों के लिए, जैसे शी कॉमन था। आप लोगों ने पहले क्या करा था, लोगों ने पहले शी को ही कॉमन लिया था। एक्चुअली में क्या है, शी नोटिस्ड not only Bob's new car but also Bob's new topi. Note also that the items in a parallel construction need to be well parallel. Parallel मतलब symmetry show होनी चाहिए दोनों तरफ. That is why you should repeat Bob's before new topi. बोलो क्लियर है? चेक कीजिए। अभी तो ना न्यू टोपी से पहले भी आपको बॉब्स लगाना पड़ गया क्योंकि वो भी तो बॉब की थी। यहां तक कोई डाउट? चेक दिस आउट। चेक करिए, यहां तक कोई डाउट ना? फेयर इनफ? There we go with this. So we got the right answer over here. Moving on further, where should I place modifiers in a sentence? Now the moment we talk about the word modifiers, it resembles कि ये जो modifiers हैं इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? ये चीज चेंज कर देते हैं, राइट? ये चेंज कर देते हैं, याद है? check. Where should I place modifiers in a sentence? A common question writers have is not only where to place modifiers but also what counts as a modifier. In the sentence, a renowned author, she has received several awards for her work. The phrase a renowned author modifies she. In English grammar, modifiers need to appear directly before they modify. चेक कीजिएगा। एक कॉमन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो दिमाग में आता है कि भाई मॉडिफायर को प्लेस कहां करें और मॉडिफायर काउंट करा कैसे जाता है। ये देखो जरा, अ रिनोन्ड ऑथर शी हैज रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर हर वर्क। जब रिनोन्ड ऑथर है ही है वो, तो शी क्यों लगा रहे हैं? अगर लगाना है उससे पहले मॉडिफायर को, आप बोल रहे हैं अ रिनोन्ड ऑथर शी हैज रिसीव्ड। फ्रेज जो है ना रिनोन्ड ऑथर, ये मॉडिफाई कर रहा है शी को। जब शी को मॉडिफाई कर ही दिया, फिर शी लगाने की क्या जरूरत है? इन इंग्लिश ग्रामर मॉडिफायर्स नीड टू पेयर डायरेक्टली बिफोर व्हाट दे मॉडिफाई। जैसे अ रिनोन्ड ऑथर शी हैज रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स। पर आपको ध्यान से देखना है इस सेंटेंस को, कहता उसका जो वर्क है उसको सेवरल अवार्ड्स मिले हैं। देखना जरा, बट कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, a renowned author, her work has received several awards. The phrase a renowned author is an example of a dangling modifier because it has nothing to modify. It can't modify her work or several awards. तो ये चीज जो है ये सिमेट्रिकली ऐसे ही जारी है, हम लोगों का कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखना, मॉडिफायर किस चीज को असेंबल कर रहे हैं। कई बार तो ये पूरी स्टेटमेंट को असेंबल कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। चेक करिए, सुनना जरा। It being a harsh weather, या it being a sunny day, I'm not going out.
So sunny day is not modifying me या out. He's talking about itself as a modifier. तो यहां ध्यान से देखिएगा अगला पार्ट. When do I need to use a comma before? Because when you write a negative statement such as he did not learn anything that day, उस दिन उसने कुछ नहीं सीखा था, you often follow it up with the reason. क्यों? उसने क्यों नहीं सीखा था उस दिन? Perhaps उसका रीजन है क्योंकि वो नींद में था क्लास में. लेकिन सेंटेंस he did not learn anything that day because he was asleep in the class, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बिना कॉमा के लगाऊं, इज पोटेंशियली एम्बिगुअस, ये दोगलापन में आ रहा है. द वर्ड नॉट सीम्स टू अप्लाई टू द एंटायर फ्रेज बिगिनिंग विद लर्न. ये देखिए जरा, ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग दैट बिकॉज ही वाज एस्लीप इन द क्लास, उसने कुछ नहीं सीखा था क्योंकि वो एस्लीप था. तो ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है ना नॉट, जो वर्ड नॉट है, दिस सीम्स टू बी अप्लाई टू द एंटायर फ्रेज बिगिनिंग विद लर्न. सारे फ्रेज में लग गया नॉट. नॉट लर्न एनीथिंग दैट डे बिकॉज ही वॉज स्लीप, क्योंकि वो सो रहा था, लर्न नहीं करने का कुछ. ये ऐसा अगर यही चीज कॉमा के साथ प्लेस हो जाती है, सेंटेंस माइट बी सेइंग दैट द रीजन ही फेल्ड टू लर्न इज नॉट दैट ही वाज स्लीपिंग इन द क्लास बट रादर सम अदर रीजन. ऐसा नहीं था कि वो सो रहा था, कहता उसने लर्न नहीं करना था, वो सो रहा था क्योंकि, पर वो नॉट सिग्निफाई उस चीज पे कर रहा है. लेकिन ये एम्बिग्विटी इसलिए है क्योंकि आप कॉमा नहीं लगा रहे हैं बिकॉज से नेगेटिव सेंटेंसेस में. He did not learn anything that day, comma, because he was asleep. Now the sentence successfully conveys the idea that this guy needs to have some rest before coming to the class. Because of that reason, he could not write anything. He was asleep. वो नींद में था. He could not write anything. Now this conveys the actual meaning of the sentence. See, a small comma can make a much difference. Thanks for watching. We shall be meeting in the next class again with some dangling things to modify your English as well. Stay tuned.